और आगे करो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप। जुड़े भाई सब लोग जल्दी से। गुड मॉर्निंग काजल। चलिए बेटा, जुड़ते रहेंगे हमारा मित्र, क्लास हम शुरू करते हैं। तो अब बेटा संविधान में प्रवेश कर ही लेना है ना। तो थोड़ा कोशिश थी कि बच बचा के आगे बढ़ा जाए, तो अब आगे बढ़ना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेटा भाग 1 की। तो हेडिंग सभी लोग बना लीजिए, विस्तार से चर्चा करें। संविधान का भाग 1। कितने भाग थे बेटा? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 थे, है ना। सब क्लासेस वगैरह मिला के बढ़े हैं 12। तो जी बेटा, बहुत बवाल है बेटा। कहीं देखोगे 470 है, कहीं देखोगे 468 है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से। और दिक्कत क्या हो रही है ना बेटा, कि अभी आप जोड़ रहे हो तब तक कांटो सब क्लास और बढ़ जा रहा है। हाँ, तो वो सब बहुत टेंशन वाला मामला नहीं है। मूल संविधान पर नजर बना के रखिए। मैंने आज तक नहीं देखा पूछते हुए कि वर्तमान समय में कितने हैं। एक बार पीसीएस में पूछा था। हाँ, अरे पुलिस में पूछेगा, सिपाही की परीक्षा में पूछ लेगा, इसी सब में पूछेगा, किसी हायर। हाँ, जैसे पीसीएस में एक बार पूछा था कि मूल संविधान में कितने भाग थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो मूल ध्यान ही नहीं दिए और उसी में कोई अंड बंड करके चले आए। तो ये सब बहुत वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर घटोत्तरी बढ़ोतरी होती रहती है। और ढेर सारी किताबों में आप देखोगे तो किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। तो बहुत इशू नहीं है बेटा। वारा जाहिर सी बात है कि भाग 1 है तो इसका कुछ टाइटल होगा, और वो टाइटल है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है बेटा। तो टाइटल है, तो टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि इसमें किस बात की चर्चा की गई होगी। यानी भाग 1 जो हम लोगों का है, उसमें चर्चा का क्या टॉपिक होगा? संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात होगी। जाहिर सी बात है, टाइटल अगर कोई आप चैप्टर खोले हो, उस चैप्टर में अगर लिखा है लाइट, प्रकाश, तो वो पूरा चैप्टर प्रकाश को समर्पित होगा, साउंड के बारे में नहीं होगा। चैप्टर में लिखा है अकबर का शासन, तो अकबर के बारे में होगा। एक बात होता है कि भाग 1 में जो बातें लिखी गई होंगी, यानी हमारे संविधान के भाग 1 में जितनी बातें होंगी, वो सारी की सारी बातें संदर्भित होंगी संघ व उसके राज्य क्षेत्र से। बोले बेटा? तो थोड़ा उसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात कि हम लोग एसएससी या वनडे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, हायर कंपटीशन के लिए है, तो एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करनी पड़ेगी बेटा, डिटेल में जाना पड़ेगा। दैट्स वाई थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन संविधान में जो हम लोगों को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 2200 भाग पढ़ने हैं, वो कंपटीशन के लिए रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट हैं, जिनको पढ़ना है और बिल्कुल उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भाग 1 जरूरी है, भाग 2 जरूरी है, भाग 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहां तक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 में संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की चर्चा है, और भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की चर्चा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर हम लोग को जाना पड़ेगा भाग 9 में, 9 क में जाना होगा। अभी 9 ख भी जुड़ गया है, सहकारिता अभी अभी जुड़ा है, तो वो भी आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो हम लोगों को भाग 11 और भाग 12 हर हाल में पढ़ना है, संघ राज्य संबंध, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भाग 18 पढ़ना है, किसी हालत में पढ़ना है, यानी आपातकालीन उपबंध वगैरह हम लोग विस्तार से चर्चा करना है।
लेकिन ये है कि कहने के लिए भाग है बेटा, इसी में तो सांस फूलेगी हमारी भी और आपकी भी। लेकिन ये मत समझिएगा कि नहीं नहीं भाग 1 से भाग 22 तक आपको रेगुलर पढ़ना, वो जरूरी ही नहीं कंपटीशन में। तो जहां जहां जरूरी होगा बेटा हम बात करेंगे आपसे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन शुरुआत के जो भाग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, वो तो शुरू में ही चर्चा हुई थी। यानी भाग 1 में कुल अनुच्छेद कितने हैं बेटा? 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल कह लेते हैं। अब इसमें भी कई बच्चों को बड़ी आपत्ति है कि धारा फिर किसमें कहते हैं? धारा माने होता है सेक्शन, धारा को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन। एक बच्चा संविधान पढ़ रहा था तो बड़ा बेचैन था, कहा कि सर 302 कब आएगा? तो मैं समझ गया उसकी मंशा, वो सेक्शन 302 के बारे में सोच रहा था। ये सेक्शन नहीं है, सेक्शन आईपीसी में होता है, इंडियन पैनल कोड जो भारतीय दंड विधि है उसमें धारा होती है, उसमें सेक्शन होता है। संविधान में अनुच्छेद बोला जाता है, धारा नहीं बोला जाता। कुल मिला के नंबर वहां भी है, नंबर यहां भी है। बस यहां नंबर ना कह के अनुच्छेद कहा जाता है, वहां नंबर ना कह के सेक्शन कहा जाता है, धारा कहा जाता है। तो धारा 302 है, तो मैं समझ गया। तो ये है बेटा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इतने अनुच्छेद हैं बेटा हमारे संविधान के भाग 1 में। तो एक बात समझ में आ रही कि इन 4 अनुच्छेदों में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ही चर्चा की गई होगी और किसी चीज के बारे में चर्चा नहीं की गई होगी। इसी को एक एक अनुच्छेद को हम लोग को देखना है, समझना है। आजकल एक नया पैटर्न हम देख रहे हैं पूछने का, तो अनुच्छेद का नाम लेके खाली पूछ रहे हैं कि ये अनुच्छेद किस भाग में है। तो थोड़ा सा भाग वक्त का बंटवारा भी दिमाग में होना चाहिए। या ये पूछ लेते हैं कि किससे संदर्भित है। जैसे अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र से है। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है इनका संबंध संघ व राज्य क्षेत्र से है। ये अलग बात है कि उसमें लिखा क्या है। तो हम लोग को दोनों देखना पड़ेगा बेटा कि 1 से 4 तक जो बातें कही गई हैं वो संघ राज्य क्षेत्र के विषय में कही गई हैं। अब पर्टिकुलर किसी अनुच्छेद में क्या कहा गया है ये तो अभी हम लोग देखेंगे। भाई संविधान है ना बेटा, तो संविधान में बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि न्यायालय में कहीं कोई पेच न उत्पन्न हो जाए। तो अनुच्छेद 1 में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि इस देश का नाम क्या होगा और इसका स्वरूप क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया कि इस देश का नाम भारत या इंडिया होगा। लिखा भी गया है कि भारत दैट इज इंडिया। और ये होगा कैसे वो जरा समझिए। तो जैसे शुरू में ही हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि संविधान प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक एकात्मक, एक संघात्मक। तो देख के आप जो मन करे वो बोलिए, लक्षण देख के जो मन करे वो बोलिए, संविधान में तो कुछ कहेगा। तो बड़ी मजेदार बात है कि हमारे संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है, संविधान में तो है ही नहीं है। यानी फेडरल शब्द का उल्लेख, क्योंकि संविधान जो लिखा गया था बेटा मूल वो इंग्लिश में लिखा गया, ट्रांसलेशन बाद में हुआ हिंदी में, वह भी स्वीकार है। तो थोड़ा सा पहले एक बात समझिए बेटा, तो मुझे लगता है क्लियर होगा। अभी एक एक अनुच्छेद पर चर्चा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इंग्लिश में 2 शब्द है, दोनों शब्द को जरा सा देखने की कोशिश करिए। एक शब्द है फेडरल और एक शब्द है यूनियन। और बड़ी मजेदार बात है कि इन दोनों की हिंदी संघ है। दोनों की हिंदी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? संघ प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में 2 शब्द कहे हैं। देखो इंग्लिश है तो बड़ी समृद्ध भाषा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ एक एक शब्द के इतने पर्यायवाची हैं कि पूछो मत। लेकिन कहीं कहीं हिंदी ही मात खा जाती है। भाई हिंदी में एक शब्द के लिए तो 15-15, 16-16 ठो पर्यायवाची हैं, लेकिन कहीं कहीं बड़ा झंझट है। जैसे यहाँ पे झंझट देख रहे हो, फेडरल की भी हिंदी संघ कहा जाता है, यूनियन की भी हिंदी संघ कहा जाता है। वैसे अगर भूगोल में आओ तो एक शब्द है गल्फ और बे।
दोनों को खाड़ी कहा जाता। तो दोनों खाड़ी है तो दो शब्द अंग्रेजी में कहे हैं। अरे भाई, बे ऑफ बंगाल तो बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको की खाड़ी। तो हिंदी में तो दोनों खाड़ी दिख रहा है, लेकिन एक को कहते हैं गल्फ और एक को कहते हैं बे, तो कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर होगा। अंतर नहीं होगा तो दो नाम काहे होता। वही हाल यहां भी है। फेडरल एक शब्द है जिसका माने होता है संघ, और यूनियन एक शब्द है जिसके मायने भी हिंदी में हम लोग संघ, जैसे कहते हैं ना छात्र संघ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूडेंट यूनियन। अरे यही बोलते हैं अंग्रेजी में स्टूडेंट यूनियन, छात्र संघ कहते हैं ना, यहां भी संघ आया। अब जरा देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि यूनियन वाला शब्द तो कहीं है ही नहीं है संविधान में। संविधान में या तो यूनिटरी है या तो फेडरल है। यूनियन तो एक नया आविष्कार अगर है तो नया आविष्कार होगा, ये तो है ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, फेडरल माने होता है, संघ माने होता है कि जब अलग अलग इकाइयां अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से जब एक संघ बनाए, एक समूह बनाए, तब उनको फेडरल कहा जाता है। यहां कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होता। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अलग अलग इकाइयां पहले रहती हैं, पहले अलग अलग इकाइयां रहती हैं। वो अभी मान लो कि भारत एक देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये लोग मिलकर एक संघ बना लें। जैसे मान लीजिए कि ये लोग मिलकर एक संघ बना लें, तो संघ अगर बना लेंगे तो इन लोगों को कहना पड़ेगा कि फलाना फलाना अधिकार एक जगह होगा। जैसे आप देखो नेटो, नेटो कोई संघ नहीं है, लेकिन नेटो एक संस्था तो बनाई गई है ना, जिसमें कुल मिला के 31 देश हैं आज के डेट में। अभी फिनलैंड भी शामिल हो गया। इसमें कहा गया है ना कि हम लोगों के ऊपर अगर कोई हमला किया, 31 के 31 देशों में से अगर किसी पे किसी ने हमला किया बाहर के, तो सारे मिल के पीटेंगे। 31 देश एक साथ मिलकर जवाब देंगे जैसे कि उसके देश पे हमला हुआ। एक तरह का संघ ही तो हो गया। ये अलग बात है कि हर मुद्दे पे राय नहीं हो पाई, कुछ मुद्दों पे इनकी एक मत है, आर्थिक हितों पे एक मत होते हैं, सामरिक हितों पे एक मत होते हैं। आप देख तो रहे हो, रशिया के नाक में दम किए हुए हैं रूस के। अभी यूक्रेन भी शामिल होने के फिराक में था, इसी में भड़क गया रूस। अच्छा, शामिल होकर दिखाओ। तो कहने का क्या मतलब वो जरा समझिए। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार और भूटान अगर एक संघ बनाए, क्या कोई किसी के दबाव में है? नहीं। इनका मन होगा तो बनाएंगे, मन होगा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर बनाएंगे तो आपसी सहमति पे बनाएंगे ना। तो अगर आपसी सहमति पे बना तो फेडरल कहलाएगा। लेकिन जरा भारत का हालचाल देखो। उन 11 राज्यों को अंग्रेजों ने जो 3 वर्गों में बांटा था, कैबिनेट मिशन की योजना में जो आपने पढ़ा था, उसमें क वर्ग में 6 राज्य थे, हाँ या ना? तो क वर्ग में 6 राज्य थे। तो अंग्रेज उसी को ना भारत कह के दे के चले गए कि यही है आपका भारत, कि अलग अलग प्रदेश देखे गए थे। वो सबको संयुक्त रूप से उन्होंने कहा कि ये है भारत, संभालिए अपना भारत। कि 6 प्रांतों को अलग अलग स्वतंत्र कर दिए थे कि अब आप लोगों का जो मन करे वो करिए। नहीं, तो हमको जो मिला अंग्रेजों से विरासत में वही तो भारत हो गया। और उसी भारत को फिर हम लोग बांट बूट के अलग 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 राज्य बना डाले। बोल नहीं रहे हो? तो क्या राज्य स्वतंत्र थे पहले? नहीं थे। अरे राज्य तो हमको गिफ्ट में मिल गए ना। मैंने कहा था कि भारत तो हमको गिफ्ट में मिला, और ऐसा तो नहीं था कि अलग अलग राज्य थे और फिर उनसे पूछा गया कि भैया क्या आप लोग मिलके भारत बनोगे? अगर ऐसा होता तो हम संघ होते। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि राज्य तो समूह में ही गिफ्ट में मिल गए हमको। अब हम राज्य से थोड़ी पूछेंगे कि हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। अरे रहोगे नहीं तो जाओगे कहां? तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत को संघ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो संघ बना है राज्यों की सहमति से नहीं बना है, राज्यों से पूछ पूछ के नहीं बना है। यहां तो पहले संघ बन गया तब राज्य बने। बोल नहीं रहो बेटा। हमारे यहां तो पहले भारत बना तब राज्य बने।
उलट गंगा बह गई। बाकी संघात्मक व्यवस्थाओं में पहले राज्य होते हैं तब संघ होते हैं। तो आप सैद्धांतिक रूप से इसे फेडरल कैसे कह सकते हैं? ये फेडरल के स्वरूप में कभी बना ही नहीं। ये बना नहीं बना। इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया और किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पूछ पूछ के संघ नहीं बना है। संघ बन गया, भारत बन गया, तब राज्य बने, और राज्य तो आज तक बन रहे हैं। अरे भैया, आज तक राज्य बन रहे हैं। अभी तेलंगाना बन गया, कल को आप डिमांड कर रहे हो पूर्वांचल की, हो सकता है बन जाए। तो यहां तो जो आपको मिल गया उसी में बांट बखरा हो रहा है। अमेरिका के राज्यों की 1 इंच भूमि कोई नहीं बदल सकता। भूमि तो छोड़ दो, अमेरिका के राज्यों के नाम के अल्फाबेट में परिवर्तन नहीं कर सकते बिना उनकी मर्जी के। हमारे यहाँ राज्यों से पूछ पूछ के काम किया जाता है ना। अरे जब चाहेंगे तब टुकड़े टुकड़े कर देंगे, है ना, कर ही दे रहे हैं। हाँ, आपकी इच्छा हो तो ठीक, हाँ इच्छा है तो बड़ा अच्छा है, नहीं भी है तो भी ठीक, मानना पड़ेगा। तो संघात्मक हम नहीं कह सकते। तो हमारे संविधान में जो शब्द प्रयोग किया गया है, वी भारत, दैट इज इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत संघ राज्य नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। आप कहेंगे तो घुमा फिरा के एक ही जैसा दिख रहा है। ये दिख भले रहा हो आपको, लेकिन एक जैसा नहीं है। अब जैसे थोड़ा देखो, मैं लिख रहा हूं, जैसे भारत के बारे में 2 शब्द प्रयोग किया जा सकता था। भारत संघ राज्य, भारत राज्यों का संघ। अब समस्या यह है कि ये शब्द देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं, तो बड़ा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। अगर कहा जाता कि भारत संघ राज्य है और अगर कहा जाए भारत राज्यों का संघ है, तो टेक्निकली इसमें डिफरेंस है। अगर आप ये कहते तो कहते इंडिया इज फेडरल, और ये जब आप कहते हो तो कहते हो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है, ना कि भारत संघ राज्य है। यानी राज्यों से पूछ पूछ के संघ नहीं बना है, पहले भारत बना तब ना राज्य बने। अरे हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, काहे परेशान हो कि कैसे राज्य बने, कैसे चर्चा हुई। जो आज के राज्य है ना बेटा, ये 1950 से नहीं थे। 1950 में हमारे यहाँ राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, डी श्रेणी के राज्य। ये तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के रिकमेंडेशन पे 2 श्रेणियां बनाई गई, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। मदारी का तमाशा हो गया है। जब मन करे वो बना दो, जब मन करे जैसा चाहो वैसा बना दो, ऐसा संघ बनता है। अमेरिका के राज्य का कोई 1 इंच छू के दिखा दे, 1 इंच जमीन छू के कोई दिखा दे, राज्य को बांट के दिखा दे, कोई संभव ही नहीं है। क्योंकि वहां राज्यों ने कहा है कि संघ बनेगा, तो हमसे पूछ के जो होगा वो होगा। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। हमने आपको अधिकार दिया है, आपने थोड़ी दिया है हमको। और हमारे यहां आपने हमको दिया है, तो आप ही माई बाप हैं, आप ही आका हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा, और हो ही रहा है। तो हमारा संविधान थोड़ा अलग प्रकृति का है। इसको छोड़ दें, माने यही जो बवाल है इसको अगर छोड़ दें, तो बाकी लक्षण तो संघ जैसा दिखता ही है। 2 सरकारें हैं, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। जाहिर सी बात है, ये सब लक्षण तो दिख ही रहा है। एक जगह और गड़बड़ दिख रही है कि नागरिकता दोहरी होनी चाहिए, जो नागरिकता ही कह रही है। जम्मू कश्मीर जब तक शामिल था तब तक वो भी सही हो रहा था, क्योंकि वहां 2 नागरिकता थी। अरे बाकी में नहीं थी तो कम से कम जम्मू कश्मीर में क्यों थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर सही में संघ के रूप में आया। जम्मू कश्मीर अपनी शर्तों पे आया। आए, आपने कहा आइए, कहा पहले शर्तें सुनोगे, कहा सुनाइए। कहा कि रक्षा, विदेश नीति और संचार, ये 3 आप देखेंगे।
बाकी सब हम निर्धारित करेंगे और हम उसके लिए अपना संविधान बनाएंगे। इसीलिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अलग बनी, जिसने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया, लेकिन उन विषयों पे बनाया जो उसके अधीन थे। इसीलिए वहां दोहरी नागरिकता थी। इसीलिए भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं हो पाता था। पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू थी वहां। तब ना मोटा भाई बिफर गया कि एक देश एक विधान एक निशान, और ऐसा थोड़ी होगा कि एक देश दो विधान दो निशान। यही ना था। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था, जम्मू कश्मीर का फ्लैग अलग था, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, जम्मू कश्मीर में दो दो नागरिकता थी। आपके यहां भी दो नागरिकता है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, आप भारत के ना कोई फॉर्म हम भरते हो ना, इंडियन लिखते हो ना, अब की बार लिखना उत्तर प्रदेश के नागरिक, और देखो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है कि नहीं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र हमारे यहां बनता है, लेकिन निवास अलग शब्द है और सिटीजनशिप अलग शब्द है। हमारे यहां नागरिकता दोहरी नहीं है बेटा, हमारे यहां नागरिकता इकहरी है। अमेरिका में दो दो नागरिकता है। अब आप सोच रहे होंगे काहे से दो दो नागरिकता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों दो दो नागरिकता थी? अरे वो छोड़ो, वो बवाल ही छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य के लिए अलग से संविधान बनाया, तो ये तो क्लियर हो कि ये वाला किसके ऊपर लागू होगा। अरे भैया, जो हमने अपने राज्य के लिए संविधान बनाया है, ये तो पहले क्लियर हो जाए कि ये किसके ऊपर लागू होगा। ये उसके ऊपर लागू होगा जो इस राज्य के नागरिक होंगे, और जो अधिकार हमने केंद्र को दिया है, केंद्र के नियम उनके ऊपर लागू होंगे जो भारत के भी नागरिक हैं। इसीलिए अमेरिका में हर राज्य की नागरिकता अलग है और संघ की नागरिकता अलग है, क्योंकि अमेरिका के हर राज्यों का अपना अपना संविधान है। वो दूसरे राज्य से मिलता जुलता भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बनाए हैं सब। जो जिसको सूट कर रहा है वैसा बनाया है। अमेरिका के हर राज्यों का संविधान अलग अलग है, एक दूसरे से मिलता जुलता भी नहीं है। इसीलिए वहां बड़ी विचित्र स्थिति है। अमेरिका के कुछ राज्यों में मौत की सजा ही नहीं है, दी ही नहीं जा सकती। यानी राज्य के विषय में किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। संघ के विषय में अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। हमारे यहां भी ऐसा है। 302 सबके लिए होगा। क्लियर है। वो राज्य और संघ यहां बंटवारा नहीं है। तो हम लोग बड़ी अजीब स्थिति में देश बने। यानी मैं जो बता रहा हूं वो समझिए कि हमारे यहां राज्यों की सहमति से संघ नहीं बना, वरन संघ की सहमति से राज्य बना। उलट गंगा बही। लेकिन संघात्मक व्यवस्थाओं में क्या होता है, पहले राज्य क्या, वो नेशन होते हैं। अरे कैबिनेट मिशन ने यही तो कहा कि पहले राज्य तो बनने दो, पहले वर्ग तो बनने दो, फिर फैसला करना कि आप संघ बनोगे कि नहीं बनोगे। जो नहीं बने, वर्ग ही देश बन गए, कब वर्ग ही भारत बन गया। लेकिन कब वर्ग में भी कुछ राज्य थे, तो तरीका तो यह था कि पहले राज्य बन जाए, उनका संविधान बन जाए, फिर वो सोचे वर्ग में शामिल होंगे कि नहीं। और बड़ी मजेदार बात है कि इसमें यह भी उन्होंने कहा था कि पहले राज्य अपना संविधान बनाए और उसके बाद अगर वर्ग बदलना चाहे तो वर्ग बदल भी सकते हैं। तो वो तो फॉर्मेट में थे कि सही में संघ बनाए, लेकिन भारत ने कहा कि अब आप निकलो, अब आपका काम खत्म हो गया, अब हम फैसला करेंगे कि राज्य स्वतंत्र होंगे कि हम उनको स्वतंत्र करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटा? तो जाहिर सी बात है कि भारत संघ राज्य नहीं है, क्योंकि राज्यों की सहमति से भारत नहीं बना है। भारत बना है तब राज्य बने। इसलिए अब आप फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम लोग प्रयोग करते हैं भारत राज्यों का संघ है, अर्थात वी द यूनियन ऑफ स्टेट। हम संघ तो हैं, लेकिन वो संघ नहीं है जो आप समझ पा रहे हैं। हम वैसे आपसी सहमति वाले हैं, और नहीं तो जाओगे कहां भाग के। हमारे यहां राज्यों का संविधान है अलग। हाँ अलग है बेटा, बिल्कुल अलग है। भाग 6 में राज्यों का ही संविधान है। नहीं समझ पा रहे हो? हमारे यहां राज्यों का संविधान है अलग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों एक ही किताब में हो पाया? क्योंकि
उन्हीं लोगों ने राज्यों का भी संविधान बना दिया जो संघ का बना रहे थे, और उन्होंने कहा राज्यों का संविधान सबका होगा लेकिन सबका एक जैसा होगा। बोल नहीं रहे हो? हमारे यहाँ राज्यों का संविधान है बेटा, लेकिन यूनिफॉर्म फॉर्मेट का है, सामान्य रूप सा है, हर राज्यों की रूपरेखा एक जैसी होगी। यहाँ हर राज्यों के अलग अलग प्रकार के संविधान बनाने की अनुमति नहीं थी। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? भारत में राज्यों का संविधान है, लेकिन हर राज्यों को अलग अलग संविधान बनाने की अनुमति नहीं थी। कहा गया कि एक कॉमन फॉर्मेट बना रहे हैं और यही कॉमन फॉर्मेट हर राज्यों के लिए लागू होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उनको हमने कहा कि तुम कॉमन फॉर्मेट में नहीं रहोगे, तुम अपना खुद बना लेना। इसीलिए ने एक ही किताब में दोनों हो पाया। हमारे संविधान में संघ का भी संविधान है और हमारे संविधान में राज्य का भी संविधान है, बस अलग अलग किताब न बना के एक ही किताब के दो चैप्टर बना दिए। चैप्टर 5 में संघ का संविधान है और चैप्टर 6 में राज्य का संविधान। तो आप कहें कि एक ही चैप्टर में निपट गया ये 27, 28, 29 राज्यों का? जी, इसलिए निपट गया, उसमें साफ साफ लिखा गया कि राज्यों के लिए जो लिखा जा रहा है हर राज्यों में यही लागू होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं होगा। संघात्मक व्यवस्थाओं में केंद्र नहीं थोपता है, राज्यों को फैसला करना होता है कि हमारा संविधान कैसा हो। क्लियर है? हमारे यहाँ राज्यों को नहीं फैसला करना था, हमारे यहाँ केंद्र ने ही फैसला कर दिया कि तेरा संविधान कैसा होगा और हम जैसा बता रहे हैं वैसा होगा, और इसीलिए तुम्हारे सर पे हरदम सवार रहेंगे, सांस भी नहीं लेने देंगे। तभी तो हमारा संविधान ऐसा बना कि भारत के किसी राज्य की औकात ही नहीं। देखो ध्यान से सुनो, जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसके बारे में एक वर्ड यूज किया जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। जो फेडरल होते हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बेटा कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। मतलब इसमें न राज्यों का विनाश हो सकता है न संघ का विनाश हो सकता है। मतलब समझी पा रहे हो? जो राज्य जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे। आपका संघ बोल रहा है, शब्द बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हमारे यहां संघ का विनाश नहीं हो सकता है, राज्यों का तो जब चाहे तब विनाश हो सकता है, और हो ही रहा है विनाश, और आगे भी होता रहेगा। तो इसीलिए आप फेडरल नहीं हो। फेडरल के डेफिनेशन में आपने, फेडरल की डेफिनेशन है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और आपकी क्या डेफिनेशन बन गई? विनाशी राज्यों का, अब संघ का विनाश नहीं हो सकता, इस संघ से कोई निकल नहीं सकता। ठीक है बेटा, वो तो सही है, वो तो संघात्मक में भी होता है, यूनियन में भी है, लेकिन संघात्मक में होता है कि राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता, और हमारे यहां तो राज्यों का मिनट भर में विनाश होगा। और इतनी आसान प्रक्रिया बनाई गई है कि आप सुन के हैरत में पड़ जाओगे, साधारण बहुमत से हो जाएगा। अभी सब चर्चा होगी बेटा, अभी तो कुछ खराब शब्द बोल दे रहे हैं तो आप ही घबरा जा रहे हो कि साधारण बहुमत क्या है। हम सब चर्चा करेंगे, बारी बारी से शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 1, हाँ, इसमें संघ के नाम का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है बेटा? हाँ, संघ के नाम का उल्लेख किया गया। अरे बताना तो पड़ेगा भैया कि जो आप संविधान बना रहे हो उसका नाम क्या है। हाँ, जिसे भारत अथवा इंडिया कहा गया। जिसे क्या कहा गया बेटा? भारत या इंडिया। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? इस देश का नाम सिर्फ दो होगा, या तो भारत या तो इंडिया। एक बच्चे ने कहा सर हिंदुस्तान भी कहते हैं हम लोग। हम कहा आर्यावर्त भी कहो, रोक कौन रहा है? कहा हम समझ नहीं पा रहे, हम पे समझा रहे हैं। कागज में क्या नाम है आपका? तो कागज में बताया कि सूर्यभान सिंह नाम है मेरा। हम पे घर पे क्या कहते हैं? कहा डब्लू।
हम कहा तुमसे भी तो लोग पूछते हैं क्या नाम है, कहते डब्लू नाम है। तो डब्लू तो तुम्हारा सो कॉल्ड नेम है, जिसको निक नेम कहते हैं। डब्लू, बबलू, लल्लू, पप्पू, ये सब तो निक नेम है ना बेटा, पुकारने वाले नाम है। एक तो मार्कशीट में नाम होगा, एकेडमिक में एक नाम होगा, वही आपका नाम है। तो वैसे ही ये तो निक नेम है कि आप हिंदुस्तान कह दो, आर्यावर्त कह दो, फलाना कह दो, ढिमाका कह दो, लेकिन कागज में हमारा नाम सिर्फ दो है, या तो भारत या तो इंडिया। हिंदी में भारत कहेंगे और अंग्रेजी में इंडिया कहेंगे। वैसे हिंदी में भी इंडिया कह दो, कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर है बेटा? और अंग्रेजी में भी भारत कह दो, बहुत ढेर सारी जगह पे अंग्रेजी में भारत लिखा होता। ये दो नामों का उल्लेख आप कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब इसको क्या कहा गया कि हमारे जो देश का नाम होगा, संघ का नाम होगा, भारत या इंडिया होगा। और ये कैसा होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, यह राज्यों का संघ होगा। लिखें, दिया होगा तथा यह क्या होगा बेटा? राज्यों का संघ होगा। इसकी अंग्रेजी जरूर लिखो, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब यही से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेडरल शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहां किया गया? तो कहीं नहीं किया गया। यानी भारत को संघ राज्य शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। भाव उस जैसा दिखता जरूर है। यानी हमारे संविधान में अंग्रेजी में अगर बात करें तो फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, बोले बेटा? और हिंदी में अगर कहें तो संघ राज्य का उल्लेख नहीं। हमारे संविधान में उल्लेख क्या है? यूनियन का, और हिंदी में राज्यों के संघ का उल्लेख। नोट बना के लिखो बेटा। हमारे संविधान में भारत के लिए संघ राज्य, देखो शब्दों की जादूगरी है संविधान बेटा, है ना, और कुछ है ही नहीं है। हमारे संविधान में संघ राज्य, इंग्लिश में फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है बेटा, दिमाग में रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, घुमा फिरा के कहीं से हमला बोलेंगे आपके ऊपर। दूसरा शब्द भी बहुत जरूरी है बेटा, उसको सुनिए और समझिए तब लिखिए। जैसे मैंने कहा कि भारत अगर संघ राज्य होता, यानी भारत अगर फेडरल होता, तो भारत के लिए एक नियम लागू होता। वो नियम ये लागू होता, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता। अगर ऐसा होता तो हम भारत को फेडरल कहते। क्लियर है? लेकिन क्या भारत के साथ यही है? नहीं है। हम क्या है बेटा? विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ है, इसलिए हम फेडरल नहीं हैं, हम यूनियन ऑफ स्टेट है, हम राज्यों के संघ हैं। क्लियर है बेटा? हाँ कह सकते हैं, लिख लें। संघ राज्य के लिए, संघ राज्य के लिए यह निर्धारित किया गया कि संघ राज्य माने फेडरल। अरे एक एक शब्द को तहस नहस कर देंगे हम लोग, छोड़ेंगे थोड़े ही। संघ राज्य के लिए यानी फेडरल के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है बेटा? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं बेटा? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब समझ में आया? न राज्यों का विनाश हो सकता है, न संघ का विनाश हो सकता है। अमेरिका में जितने राज्य तब थे उतने ही राज्य अब भी हैं। जो नाम इनके तब थे वही नाम उनके अब भी हैं, और ये हमेशा शाश्वत रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। आपके प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है,
उत्तम प्रदेश कर दें, बुलडोजर प्रदेश कर दें, क्या कर सकते हो भाई, जो चाहे बदल दें। तो अब आप क्या बने हो, आप बने हो विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ बने हो, तो फेडरल कैसे कह सकते हो? फेडरल की परिभाषा में एक शब्द तो गड़बड़ा रहा है। देखें, जबकि भारत विनाशी राज्यों का मतलब जहां राज्यों का विनाश हो सकता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का विनाश नहीं हो सकता, कोई भाग नहीं सकता। तो थोड़ी सी समीक्षा कर दे बेटा इसकी, बड़ा जरूरी है। देखो, सबसे बड़ी परेशानी क्या थी भारत की, संविधान एकात्मक या संघात्मक, जो भी फॉर्मेट बनाया गया, ये दो फॉर्मेट बनाया गया। तो कहा गया कि पूरी दुनिया के जो संविधान होंगे या तो संघात्मक होंगे या तो एकात्मक होंगे। संविधान घर जैसे होते हैं, जैसे घर होता है ना, वैसे होते हैं संविधान। घर का कोई आइडियल फॉर्मेट थोड़ा ही होता है कि घर या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, बिल्कुल नहीं होगा। घर वैसा होगा जो हमें सूट करेगा, हमारी इच्छाओं के अनुरूप घर होगा ना। कि आपने दो तरीके का घर बता दिया, तो उस तरीके में से आप चुनो कौन वाला तरीका। अरे बिल्कुल नहीं चुनेंगे, हम वो चुनेंगे जो हमारे परिवार को सूट करे ना। आइडियल घर क्या होता है? देखो, आप एक फ्लैट लेते हो ना, अरे फ्लैट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अंसल उंसल ओमेक्स ओमेक्स में या डीएलएफ वगैरह का फ्लैट ले रहे हो, तो वो फ्लैट आपकी इच्छा के अनुरूप तो नहीं ही होगा। वो डिजाइनर ने जो डिजाइन समझा होगा, उस डिजाइन का फ्लैट बनाया होगा। वैसे वो डिजाइन बनाते समय आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं कि आप एक फ्लैट चाहोगे तो आप क्या क्या चाहोगे उसमें हो। कहा है भैया 2.5 करोड़ का फ्लैट लिए हैं, तो हम तो चाहेंगे ना कि उसमें हर चीज मौजूद हो, वो हर चीज मौजूद रहती है। लेकिन फिर भी जब आप किसी फ्लैट में जाते हो, रहने लगते हो, तो आपको कोई चीज खटकती है कि यार ये ऐसे ना हो कि ऐसे रहता तो थोड़ा हमें सूट करता, तो कुछ लोग उसको अल्टर भी करा लेते। लेकिन आप खुद से अपना घर बनाओगे तो मुझे लगता है अपनी एक एक जरूरत को ध्यान में रखोगे कि स्टोर रूम यार यहां कहां बना दिए, यहां रहा होता तो बड़ा अच्छा रहा होता। क्लियर है बेटा? तो भारत ने कहा कि भाड़ में जाए एकात्मक और संघात्मक, हम तो अपना संविधान वह बनाएंगे जो हमें सूट करेगा। आप कहेंगे क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, तो बता रहे हैं। जैसा अमेरिका के लोग हैं वैसे ही भारत के लोग हैं। हाँ ना बोलिए ना। जैसे यूरोप के लोग हैं वैसे भारत के लोग हैं। जितने विचित्र लोग भारत के हैं, पूरी धरती पे इतने विचित्र लोग नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं। जितनी विविधता और जितनी विचित्रता आपके देश में है, उतनी दुनिया में कहीं है? अमेरिका में सारे क्रिश्चियन हैं, सारे क्रिश्चियन हैं। अमेरिका में हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। तो कम से कम धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे तो विभाजन नहीं है। और आपके यहां धर्म के आधार पे भयानक विभाजन है, भाषा के आधार पे उसे बढ़ चढ़ के विभाजन है। आप कभी साउथ में चले तो जाओ, हिंदी से तो एलर्जी है, एलर्जी। अंग्रेजी बोलेंगे चलेगा, हिंदी नहीं, सुनना पसंद नहीं करते। मैंने आपको बताया ना कि अब तो क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। एक बार मैं बेंगलोर गया, एक भी स्टेशन ऐसा नहीं मिला मुझे। अरे एक ही जगह तो थी जहां हिंदी दिख सकती थी, बाकी दुकान उकान पे या बैनर पोस्टर पे कहीं हिंदी तो सवाल ही नहीं है। एक जगह जो सरकारी प्रॉपर्टी थी वहां पे हिंदी दिखती थी, वो रेलवे स्टेशन। हर रेलवे स्टेशन का नाम 3 भाषाओं में, वहां की लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में और अंग्रेजी में। और मैंने तो ध्यान दिया बेटा कि बिना नागा किए हुए कोई स्टेशन नहीं बचा था जिसके हिंदी के नाम पे कालिक नहीं पुती हुई थी। जैसे लग रहा था कि ठेके पे देके काम कराया गया है किसी से, गलती से भी एक नहीं छूटा। अंग्रेजी से उतनी आपको नफरत नहीं थी, हिंदी से इतनी नफरत थी। ये है हिंदुस्तान। कभी पहाड़ों पे चले जाओ, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाओ, कहते ये मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं। ये भी विभाजन है।
तो यहां विभाजन के इतने आधार हैं बेटा, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, और तो छोड़ो जाति के आधार पे इतना विभाजन है भारत में। तो यहाँ का संविधान तो कुछ अलग ही होना चाहिए था। तो हम लोगों ने अलग ही संविधान बनाया और कहा ना कि राज्यों को लेके अगर बहुत ज्यादा ऐंठन होगी ना तो ऐंठन ठीक कर देंगे। जैसे एक ऐंठन बहुत ज्यादा थी, एक आपके यहाँ राज्य हुआ करता था महाराष्ट्र, हुआ करता था नहीं अभी भी है। तो देखते थे वहां वो महाराष्ट्र कुछ लोगों की पैतृक संपत्ति बन गई थी ना, किसकी? ठाकरे लोगों की। उनके बाप का महाराष्ट्र था ना। अरे भाई जब बाला साहब ठाकरे थे तब तो था ही। अभी उद्धव ठाकरे और धमाका ठाकरे, तो वो लोग ऐसे वहां बिहेव करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि हम लोग मराठी मानुस हैं। अच्छा, हम लोग क्या हैं? वन मानुस है। अच्छा, वो कहते हैं हम शिवाजी की संतानें हैं। तो हम भी किसी अरे गहरे की नहीं संतान है, हम भी महाराणा प्रताप की संतानें हैं, हल्के में मत लेना। लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में कितना डिमार्केशन होता था? मुझे लगता है अभी भी होता है। चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं और कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, हिंदी उंदी तो नहीं चलेगी। एक बात मुझे बताइए, आप इस आधार पे देश को बांट दोगे कि मराठी लोगों के लिए है? हर प्रदेश इस आधारों पे बट जाए कि मराठी के लिए है और ये द्रविड़ के लिए है, ये आर्य के लिए है, ऐसे बांटोगे? ऐसे कम बंटवारा है। इसीलिए हमारे संविधान में जगह दी गई, न रहेगा महाराष्ट्र, न कहोगे मराठी मानस। इसीलिए सब किया गया बेटा कि जब चाहेंगे राज्यों को तहस नहस कर देंगे। राज्यों को लेके बड़ा ऐंठन है ना, वो ऐंठन खत्म होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, देश जब गणतंत्र हुआ, इस देश में एक भयानक आंदोलन चला तेलुगु भाषियों के लिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य चाहिए। बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी कुर्बानियां हुई। उनके नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू, आमरण अनशन पे बैठ गए, उनकी डेथ हो गई। तब जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए कि अरे बाप रे, तो मरी गए। तो उन्होंने भाषा के आधार पर इस देश में पहला राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश। और हाल देखो, वो अभी बट गया ना। तो ये तो होना ही है और भारत जैसे देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि अविभाजित या अविनाशी राज्य अगर यहां हो जाएंगे ना बेटा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि अभी मैं बताऊं आपको, केंद्र सरकार अगर चाहे ना तो नक्शे में महाराष्ट्र राज्य नदारत हो जाएगा, नाम ही नहीं रहेगा महाराष्ट्र का। कुछ महाराष्ट्र दे दिए गुजरात को, कुछ दे दिए उधर, कुछ कर्नाटका को, और मालूम चला कि अब ये राज्यों की सीमा बड़ी हो गई, महाराष्ट्र गायब हो गया। अब मराठी मानुस चिल्लाओ। हाँ, तो कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर मेरी समीक्षा है, मेरी व्यक्तिगत राय लें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सही किया। पश्चिम बंगाल आजकल कुछ ड्रामा चल रहा है ना, नहीं रहेगा पश्चिम बंगाल। अगर केंद्र सरकार मन बना लगी तो पश्चिम बंगाल राज्य ही नदारत हो जाएगा और सारी ऐठन वैठन ठीक हो जाएगी, या उसके 72 टुकड़े कर डालेंगे। तो देखो, कहते हैं ना, सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्टों के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार ही उचित है। तो जितने विचित्र लोग हम लोग हैं, हम लोग के लिए विचित्र संविधान ही चाहिए था। न एकात्मक रहे न संघात्मक रहे, दोनों की खिचड़ी रहे। दोनों की खिचड़ी है भैया, क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है कि भारत जो संघ है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, न कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये क्लियर हुआ बेटा? अर्थात न हम पूर्ण रूप से एकात्मक जैसे हैं, न ही पूर्ण रूप से संघात्मक जैसे। क्लियर है? अच्छा, एक अनुच्छेद तो क्लियर हुआ। अब हम कुछ शब्द बोलेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ 2 अनुच्छेद हैं बेटा, हम दोनों को साथ में आपसे चर्चा करेंगे तुलनात्मक रूप से, तभी आप समझ पाएंगे।
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, एक तो हो ही गया, एक में कोई बहुत संकट नहीं है, बहुत क्लियर है। इसमें देश के नाम का वर्णन है और कहा गया कि देश का राजनीतिक स्वरूप कैसा होगा। तो कहा गया हमारा जो राजनीतिक स्वरूप होगा वो होगा यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा, न कि संघ राज्य होगा। अंतर मैंने आपको बता दिया। अब हमारे यहाँ 2 अनुच्छेद हैं बेटा, दोनों को साथ पढ़िएगा, साथ समझिएगा तो समझ भी पाएंगे बहुत अच्छे से। एक तो हो ही गया, अब अनुच्छेद है 2 और अनुच्छेद है 3। अरे एक और है 4, फिर तो हो ही जाएगा। एक हम लोगों ने देख ही लिया, अब 2, 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब हम 2, 3 को देखते हैं तो 2, 3 में एक कॉमन वर्डिंग है। तो और आश्चर्य होता है कि 2 अनुच्छेद में एक ही चीज कहीं लिख दी है। प्रथम दृष्टया जब हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में एक ही चीज क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों में एक चीज लिखी हुई है। नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना, दोनों में यही लिखा हुआ। 2 शब्द दिख रहा है, एक प्रवेश और एक स्थापना। अब 2 को पढ़ें तो भी कहा गया है नए राज्यों की प्रवेश स्थापना, और 3 पढ़े तो भी कहा गया है नए राज्यों की प्रवेश स्थापना। तो बड़ा विचित्र संविधान बनाया बेटा। 395 में यही खाली लिखते चलोगे? अरे जब 2 में लिख दिया तो 3 में कुछ और लिखो। कि एक ही बात कई अनुच्छेद में लिखोगे तो फिर तो फालतू में संख्या बढ़ाने का मतलब क्या है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है और ठीक ठाक अंतर है, थोड़ा उस अंतर को समझिए। तो पहले ये नाम जरा समझ ले। प्रवेश माने क्या होता है? एडमिशन। कोई बड़ा विचित्र शब्द नहीं है, सुना हुआ शब्द है। आम जीवन से इसका अर्थ तलाशिए तो तलाश लेंगे। प्रवेश माने क्या होता है? इंग्लिश में एडमिशन कहते हैं, है ना। जैसे आप किसी कॉलेज में गए तो कॉलेज में आप क्या करते हैं? एडमिशन लेते हैं। आप कोचिंग में आए हैं, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, माने आपने यहाँ प्रवेश किया है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रवेश कराने जा रहे हैं। जो अंग्रेजी नहीं बोलते, थोड़ा हिंदी बढ़िया बोलते हैं, वो कहते हैं जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में प्रवेश कराने। तो प्रवेश माने किसी का भाग बन जाना, किसी का हिस्सा हो जाना। जब आप किसी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो आप उस कॉलेज के हिस्से बन गए, भाग बन गए। क्लियर है बेटा? तो प्रवेश माने होता है किसी बने बनाए इंस्टीट्यूशन, संस्थान या किसी के भाग बन जाना, उसके हिस्से बन जाना। और स्थापना माने पृथक अस्तित्व बनाना। स्थापना माने खुद की स्थापना हमने कर लिया, यानी हमने अलग अस्तित्व बना दिया। क्लियर है? तो दोनों का अर्थ थोड़ा समझिए तो ज्यादा क्लियर होगा। प्रवेश करना और स्थापना करने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि प्रवेश माने होता है कि किसी बने बनाए या स्थापित चीज में शामिल हो जाना, और स्थापना माने होता है किसी स्थापित का हिस्सा नहीं बनना, नया क्रिएट हो जाना। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब थोड़ा एक हम समस्या पे बात कर रहे हैं, समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए नेपाल पे हम लोग कब्जा कर लें। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है भारत का, नहीं तो नेपाली ऐसे ही भड़के हुए हैं और भड़क जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नेपाल पे भारत कब्जा कर ले। अब नेपाल का क्या होगा? अब नेपाल का 2 चीज हो सकता है संविधान के अनुसार। या तो नेपाल को भारत में प्रवेश करा दें, या तो नेपाल की स्थापना कर दें। समझ नहीं पा रहे हैं आप, हम बता रहे हैं आपको। या तो नेपाल को भारत का एक अगला प्रदेश बना दें और नाम रख दें नेपाल प्रदेश। अब क्या हो गया? वो स्थापना कर दिया हमने, नए प्रदेश की स्थापना कर दिया।
यह भी हो सकता है कि हम नए प्रदेश की स्थापना ना करें, नेपाल को मिलाएं तो, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में मिला दें, कुछ बिहार में मिला दें, कुछ उधर उत्तराखंड में मिला दें और नेपाल हो गया गायब। प्रदेशों की संख्या बढ़ी? नहीं बढ़ी। नेपाल का क्या हुआ? प्रवेश करा दिया। बोल नहीं रहे। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रवेश। जब उसी को भारत के स्थापित प्रदेशों का हिस्सा बना दें। अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की बड़ी सीमा नेपाल से लगती है, अब लेके चले जाए हिमालय तक उत्तर प्रदेश को। बोल नहीं रहे हैं। बिहार का कुछ हिस्सा लगता है, बिहार को बढ़ा के लेके चले जाए वहां तक। तो नया प्रदेश तो नहीं बना, लेकिन नेपाल गायब भी हो गया। इसको क्या बोलेंगे? प्रवेश। या एक विकल्प यह है कि नेपाल को भारत का अगला प्रदेश बना दें। तो अब इससे क्या होगा? स्थापना होगी और प्रदेशों की संख्या बढ़ जाएगी। बोल नहीं रहे बेटा। ये तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो? सुन ले। ऐसी स्थिति में प्रवेश कराओ चाहे स्थापना कराओ, भारत की भौगोलिक सीमा बढ़ जाएगी। बोल नहीं रहे बेटा। जरा इसको समझिए तो हम अंतर आपको बताते हैं कि अगर नेपाल पे हम कब्जा कर लें, नेपाल को चाहे प्रवेश कराएं चाहे स्थापना करें, हर हाल में भारत की भौगोलिक सीमा बढ़ जाएगी। जितना बड़ा भारत था उससे बड़ा हो जाएगा भारत। अब आइए महाराष्ट्र पे, बड़ा सुंदर उदाहरण है, तो इसी के पीछे पड़ जाए हम लोग। मान लीजिए महाराष्ट्र को हम प्रवेश कराने के मूड में आ जाए, तो महाराष्ट्र का कुछ भाग मध्य प्रदेश, कुछ भाग कर्नाटका, कुछ भाग गुजरात, कुछ छत्तीसगढ़ दे के कहानी खत्म कर दिए। अब महाराष्ट्र हो गया गायब, लेकिन आसपास के प्रदेशों की सीमाएं बढ़ गई। इसको क्या बोलेंगे आप? प्रवेश करा। महाराष्ट्र का भारत के पड़ोसी राज्यों में प्रवेश करा दिया। अब इससे भारत की भौगोलिक सीमा में कोई अंतर आया? नहीं आया। क्या गया? भारत में एक अगला प्रदेश बना दें, नए प्रदेश की स्थापना करें, थोड़ा महाराष्ट्र का, थोड़ा कर्नाटका का, थोड़ा गुजरात का, थोड़ा फलाने का, थोड़ा ढिमाके का, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला के एक नया प्रदेश बना दें। इसको क्या बोलेंगे? स्थापना। नए प्रदेश की स्थापना कर दिया। क्या इससे भौगोलिक सीमा बढ़ी? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? एक बार हम प्रवेश स्थापना करा रहे हैं तो भौगोलिक सीमा बढ़ जा रही है, और एक बार प्रवेश स्थापना करा रहे हैं तो भौगोलिक सीमा में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? भौगोलिक सीमा तो तब बढ़ेगी जब आप किसी विदेशी भूभाग पे कब्जा करोगे। तो ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि जब आप नए राज्यों की प्रवेश स्थापना कराओगे तो भारत की भौगोलिक सीमा बढ़ेगी। बोल नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग तब करेंगे जब कोई विदेशी भाग कब्जा कर ले। बोल नहीं रहे बेटा। अनुच्छेद 2 का प्रयोग आपको तब करना होगा जब हम विदेशी जमीन हड़प लें। अठेठ भाषा में बोलते हैं ना, हड़प ले या कब्जा कर लें। जब कब्जा करेंगे तब हमको अनुच्छेद 2 का प्रयोग करना होगा। इसलिए हमारे संविधान लिखने वाले कितने दूरदृष्टि वाले थे कि कब्जा करने के बारे में सोचा था कि अगर हम कोई विदेशी भाग कब्जा कर लें तो उसका क्या करेंगे। ये हम लोगों ने संविधान में लिख लिया। या तो उसे नया प्रदेश बनाएंगे, या किसी प्रदेश के आसपास का होगा तो उसमें मिला भी सकते हैं। अब एक बात होता है कि आप उज्बेकिस्तान में कोई इलाका कब्जा कर लिए मान लें, और उसे भारत का हिस्सा बनाना है, तो प्रवेश तो नहीं ही करा पाएंगे, तो स्थापना कर देंगे। हाँ, पड़ोसी अगर कोई होगा, मान लो बांग्लादेश पे कब्जा कर लिए, तो हमारे पास दोनों विकल्प खुले हैं। बोल नहीं रहे। अनुच्छेद 3, बने बनाए जो प्रदेश हैं उन्हीं को तोड़ो फोड़ो, यानी यह आंतरिक समायोजन है। और 2, ऐसे समझो ना भैया कि जैसे हमारा एक प्लाट है
शहर में एक प्लाट आपने खरीदा, बाउंड्री भी बनवा दिया, है ना, सब पैमाइश वमाइश करके नाप ओप के आपने बता दिया कि भैया मेरा ये प्लाट है। अब इस प्लाट के अंदर आप जो चाहे वो छेड़छाड़ करें, बोल नहीं रहे। एक बार हम इसमें क्यारी बनाए थे ऐसे ऐसे, ठीक है बनाइए, फिर आपके ना ठीक नहीं लग रहा है, इसको मिटा दिए। अब कहें हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, बनाओ भैया, कौन रोक रहा है, क्योंकि प्लाट तो आप ही का है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो मामला हो रहा है ये आंतरिक समायोजन हो रहा है, यानी हमारी जो मूल बाउंड्री है इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो ये होगा आर्टिकल 3। यानी भारत की जो सीमा बनी हुई है उस सीमा के अंदर रोज नए नए प्रदेश बनाओ, रोज बिगाड़ो, रोज फिर से बनाओ, ये आप कर सकते हैं। इसकी अनुमति कौन देता है बेटा? अनुच्छेद 3 देता है। क्लियर है? लेकिन एक बार आपने मन बनाया कि नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं है, थोड़ा हटाते हैं और ये वाली बाउंड्री गिराते हैं, अब पड़ोसी की जमीन में 2 फीट घुस जाते हैं, है ना? तो अब आप बताइए कि आपका मूल जो प्लाट था वो तो इतना ही बड़ा था, और आपका प्लाट बड़ा कैसे हो गया? तो आपने पड़ोसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डिजाइन तो आपकी ये थी, यही ना थी। अब आपने कहा डिजाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये क्या हो गया? ये प्रवेश करा दिया, कब्जा करके प्रवेश करा दिया। या आप कह सकते हैं कि कब्जा तो कर लिया, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसे। तो कब्जा तो कर ही लिया आपने, स्थापना किया है। आप ऐसा आप करेंगे आर्टिकल 2। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं। अनुच्छेद 2 के प्रयोग से भी प्रवेश स्थापना करेंगे, अनुच्छेद 3 के प्रयोग से भी हम प्रवेश स्थापना करेंगे। बस दोनों में अंतर यह है कि जब आप अनुच्छेद 2 का प्रयोग करोगे तो भारत की भौगोलिक सीमा जरूर बढ़ेगी, और जब आप अनुच्छेद 3 का प्रयोग करोगे तो भारत की भौगोलिक सीमा में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, 2 का प्रयोग करेंगे तो कब्जा करेंगे किसी न किसी का, और 3 का प्रयोग करेंगे तो हमारा आंतरिक समायोजन होगा, हम किसी की जमीनों में नहीं छुएंगे। क्लियर है बेटा? अब आप ये बताइए कि क्या 26 जनवरी 1950 के उपरांत हमने 2 का प्रयोग किया? गोवा के लिए किया, पौंडीचेरी के लिए किया, सिक्किम के लिए किया, बिल्कुल किया। ये भारत के हिस्से थोड़े ही थे, इनको हमने बाद में भारत का हिस्सा बनाया। तो जाहिर सी बात है अगर ये भारत के हिस्से बने, प्रवेश हुआ या स्थापना हुई, जो भी हुआ, ये तो अनुच्छेद 2 से हुआ होगा। उत्तराखंड बनाया तो 3 का प्रयोग किया होगा, बोल नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनाया तो, बत्तीसगढ़ बनाया तो 32गढ़ अभी नहीं बना, हो सकता है कल को बने। हाँ, झारखंड बनाया, अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया। तेलंगाना बनाया, अनुच्छेद 3 का प्रयोग, क्योंकि तेलंगाना बनाने से हमने किसी का जमीन कब्जा नहीं किया, उत्तराखंड बनाने पे हमने किसी के जमीन पे कब्जा नहीं किया, बोल नहीं रहे हैं। झारखंड बनाया तो हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, भारत की भौगोलिक सीमा नहीं बढ़ी। लेकिन जब हमने सिक्किम बनाया तो हमारी सीमा बढ़ी, जब हमने गोवा बनाया, जब हमने पांडिचेरी बनाया, दमन दीव बनाया, तो हमारी सीमा बढ़ी। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जब अनुच्छेद 2 के प्रयोग से, दोनों एक साथ लिखो, अनुच्छेद 2 तथा 3। अच्छा, अभी कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, तो अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 एक साथ लिखो तो हम लोग दोनों समझ पाएंगे। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 लिखें। इनके माध्यम से नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना कराई जा सकती है।
इनके माध्यम से नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना। प्रवेश स्थापना का मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आप समझ पा रहे हैं। स्थापना कराई जा सकती है, ये तो तय हो गया, दोनों में एक ही बात कॉमन है। लेकिन फिर अंतर जरूर होगा। अंतर यही है कि अनुच्छेद 2 का जब प्रयोग करेंगे तो भारत की भौगोलिक सीमा बढ़ जाएगी, और ये तब बढ़ेगी जब हमारे पास कोई अर्जित क्षेत्र हो। अब एक नया शब्द आ गया, अर्जित क्षेत्र किसे कहेंगे? कब्जा। कब्जा, हाँ, बड़ा सही हिंदी पकड़ा आपने। जब हमारे पास अर्जित क्षेत्र होगा तो हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। अर्जित क्षेत्र माने वह जब हम कोई विदेशी भूभाग पे कब्जा कर लें। ध्यान से सुनना, कब्जा कर लेना ही अर्जित क्षेत्र नहीं होता। एक चीज बताइए, 65 की लड़ाई में हम लोगों ने तो बहुत बड़ा इलाका कब्जा किया था पाकिस्तान का, किया था ना? अरे बहुत बड़ा इलाका उनका कब्जा कर लिया था, तबाह करके छोड़ा था। हमने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया था, नहीं किया था? हमने अर्जित क्षेत्र घोषित किया था ना? अरे नहीं किया था भैया। तो अर्जित क्षेत्र एक वैधानिक स्थिति है जिसमें संसद उस इलाके को पहले अर्जित क्षेत्र घोषित करे। मात्र कब्जा कर लेने से कोई क्षेत्र अर्जित क्षेत्र नहीं होता, उसे अर्जित क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा कि ये अर्जित क्षेत्र है। और जैसे अर्जित क्षेत्र होगा वैसे अनुच्छेद 2, हाँ, उत्साहित होने लगे कि अरे प्रयोग करो ना मेरा। तो जैसे आप अर्जित क्षेत्र घोषित करोगे वैसे जिंदा हो उठेगा अनुच्छेद 2 और कहेगा अब मुझे प्रयोग करो और बताओ कि इनका क्या करना है, प्रवेश करना है कि स्थापना करना है, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब तय है कि हमने 65 के वॉर में या हमने 71 के वॉर में जो इलाके कब्जा किए थे उनको अर्जित क्षेत्र घोषित नहीं किया था, और ये हम लोगों ने गलती किया था। 65 के जिस इलाकों पे हम लोगों ने कब्जा किया था उसे नहीं छोड़ना था, बिल्कुल नहीं छोड़ना था, उसे अर्जित क्षेत्र घोषित कर लेना था, झंडा गाड़ देना था, और आज हम फिर पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करते। आज पाकिस्तान के साथ बातचीत होती कि तुम मेरा छोड़ दो, मैं तेरा छोड़ देता हूं। तो एक नेगोशिएशन की इतनी बढ़िया जगह थी हमारे पास जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिट्टी में मिला दिया, कुर्बानियों को खत्म कर दिया उन्होंने। बस उस इलाके पे पीछे ना हटते कि नहीं हटेंगे, यही रहेंगे। कौन हटा देता? हैसियत किसकी थी? एक देश आपने नाम सुना है, इजराइल, सुना है ना? बड़ा छोटा सा देश था, अरब इजराइल युद्ध हुआ, इजराइल ने अपना एरिया 3 गुना बढ़ा लिया, कब्जा कर लिया, आज तक नहीं छोड़ा। और कहता है कि एक बार और लड़ाई करो ना हमारे साथ। अरे 2 बार लड़ाई हुई, 2 बार लड़ाई हुई। एक बार सीरिया मिस्र वगैरह मिलकर लड़े, गोलन की पहाड़ी वहाड़ी सब कब्जा कर लिया, ये फिलिस्तीन सब कब्जा कर लिया। कहा आओ, कहा एक बार और करो ना लड़ाई, और देखो इस बार अपने देश को 10 गुना बड़ा कर लेते हैं कि नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौन सी दरिया दी गई? और दिखा किसको रहे हैं आप? अपनी नैतिकता किसको दिखा रहे हैं? और आपकी नैतिकता कोई देखने वाला नहीं है और कोई ताली बजाने वाला नहीं है। लेकिन हमारे कुछ नेताओं को ये बड़ी अजीब सी बीमारी थी कि पूरी दुनिया हमारी तारीफ करे। अरे भाड़ में जाए तारीफ, चीन तारीफ का मोहताज है। चीन इस बात की परवाह करता है कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हमारी निंदा कर रहे हैं? भाड़ में जाओ। और कब्जा कर रहे हैं दक्षिणी चीन सागर में, आके रोको ना जिसकी औकात है। पूरी दुनिया तो आलोचना कर रही है ना। अरे बोल नहीं रहे हो बेटा, दुनिया का हर देश आलोचना कर रहा है ना, अपने घर रहो। और औकात है किसी की तो आके दिखाओ दक्षिणी चीन सागर में, वो आराम मचा देंगे। लेकिन हम लोगों की बड़ी भारी परेशानी है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोगों को दिखाना था, लोगों के दिखाने के चक्कर में अपनी तबाही कर लिए। नहीं छोड़ना था बेटा इलाका। और हमने अगर बांग्लादेश पे कब्जा किया तो हम बांग्लादेश बनाने का ठेका लिए थे, भारत को बढ़ा लेना था वहां तक, सीधी सी बात है। लेकिन अब ये सब रणनीतिकार हैं वो लोग। एक्चुअल में देखो, जो हमारे लीडर रहे हैं वो व्यक्ति भी रहे हैं, देश के नेता तो रही है,
उनका एक व्यक्तिगत भी व्यक्तित्व रहा होगा, पर्सनालिटी रही होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी विचित्र पर्सनालिटी थी। उनको अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने का बड़ा शौक था। हाँ, पूरी दुनिया हमको नेता माने। नहीं, हमारे साहब को भी शौक है। हाँ, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, इसमें परेशानी क्या है। और मुझे लगता है दुनिया भर के भी जितने रिसर्च वगैरह हो रहे हैं और सर्वे हो रहे हैं, उसमें आप देख ही रहे हैं, तो विश्व के नंबर 1 नेता बने हुए हैं। लेकिन ये सब काम नहीं करते, अपने हितों से कोई समझौता नहीं होगा, कभी नहीं किया समझौता। मोदी जी ने अपने हितों से कभी समझौता 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। और अब ये गांधी वाला देश नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अब एक थप्पड़ मारोगे तो हाथ ही उखाड़ लेंगे, सीधी सी बात है। और वही हमने किया। पहले पाकिस्तान को ये पता था कि भारत पे हमला करेंगे, आतंकवादी घटनाएं करेंगे, तो खाली ये छटपटाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर मारेंगे एक थप्पड़, फिर चीखेगा। और मोदी ने कहा कि अब मारो थप्पड़। और एक बात बताएं कि अभी हमारे सैनिकों पे हमला हुआ है ना, पुंछ में 5 सैनिक मारे हैं ना, इसकी कीमत तो हम वसूलेंगे किसी हालत में। और आप देख लेना, मैं कह रहा हूं ना बेटा, इसकी कीमत भारत वसूलेगा पाकिस्तान से। ये जब वसूल ले, चुनाव का साल दिख रहा है, मुझे लग रहा है इधर ही वसूल लेंगे क्योंकि ये सही वक्त भी होता है। अभी हमारा 6 मई से 20 मई तक नौसेना का भयानक युद्धाभ्यास हो रहा है LOC पर। मिसाइलें उसाइलें दागी जाएंगी, एक आठों भटक उटक के जा सकती है। नहीं, कहा है भाई, मिसाइल है, तकनीकी चीज है, गड़बड़ा गया, जैसे ब्रह्मास एक गड़बड़ा गया हम लोगों का। अरे नहीं सुना था, एक ब्रह्मास मिसाइल गलती से दब गई, पाकिस्तान में जाके गिर गई। नहीं, फट गई बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई हथियार नहीं था। मिसाइल हथियार नहीं होता बेटा, मिसाइल में वीपन्स लगाए जाते हैं। वो जो मिसाइल दब गई उसमें वीपन नहीं था, वो खाली मिसाइल थी, जाके गिर गई पाकिस्तान में। अच्छा, मिसाइल दीपावली का पटाखा हो गया है कि रॉकेट छोड़ रहे से गलती से घुस गया आपके घर में, ऐसे होता है। ब्रह्मास मिसाइल तमाशा है, अपने से दब जाती है। अरे भैया, आपको क्या लग रहा है कि जैसे रखे थे उसी में चिंगारी उनगारी कहीं पकड़ लिया और दब गई, निकल गई? अरे नहीं भैया, बड़ा टेक्निकल इशू होता है, बड़े ढेर सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, ढेर सारा चीजें कमांड देना पड़ता है, तब मिसाइल दागते हैं। तो हमने जानबूझ के फायर किया। देखो, मैटर वह नहीं है बेटा, अभी तो संविधान में है, लेकिन सुन लो, ये हमने जानबूझ के मिसाइल दागा। वो तो वही हाल है ना, अपनी बंदूक निकाल के आपकी कनपट्टी के बीच से गोली चला दे, साए से गोली निकल जाए, कान और हिल जाए। अरे आपने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, गलती से चल गए, अब क्या करोगे? और आप देख रहे हैं गलती से नहीं, निशाना लेके दागा है आपने, लेकिन कह रहे हैं ना कि गलती से चल गई, आत्मा तो हिल गई मेरी। अरे यार, थोड़ा सा आध इंच इधर उधर रहा होता तो हमारा तो खेल ही हो गया होता। तो कभी कभी ऐसी गलती करनी पड़ती है कि कलेजा ही हिल जाए। तो भारत ने जानबूझ के किया गलती और कह दिया कि गलती हो गई, कह दिया ना गलती हो गई, चुप, तो चुप हो गया। अरे हम कह रहे हैं गलती हो गई, जबकि जान रहा है कि गलती नहीं हुई है। जानते हो ऐसा क्यों किया? बता रहे हैं, सुन लो, अब लगे हाथ ये भी जान लो। एक्चुअल में पाकिस्तान और चीन को एक बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी। वो गलतफहमी ये हो गई थी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना के साथ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, वायु रक्षा प्रणाली खरीदा चीन से, और चीन ये कह के दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लगाओ अपने बॉर्डर पे। और पाकिस्तान उसको अपने बॉर्डर पे लगा के एकदम रेडी रखा और एकदम निश्चिंत था कि अब घुस के दिखाओ। और भारत ने कहा कि घुस रहे हैं, पकड़ के दिखाओ, और दाग दिया एक मिसाइल। बवाल ना हो इसलिए बम के साथ नहीं दागा। हमको पाकिस्तान पे हमला थोड़ी करना था, हमें सिर्फ पाकिस्तान का परीक्षण करना था, इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर पाता है कि नहीं कर पाता। और काम भी कर पाएगा तो मारेंगे हवा में, नहीं कर पाएंगे तो दोनों की पोल खुलेगी।
चीन की भी और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का कलेजा हिल गया है और चीन का भी कम नहीं हिला है। चीन को भी पता है ब्रह्मास्त्र को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। यानी भारत ताबड़तोड़ ब्रह्मास्त्र मिसाइल दागना शुरू करेगा तो हमारी औकात ही नहीं कि हम उसको ट्रैप कर पाए, क्योंकि हमारा ही तो सिस्टम लगा था। तो एक तीर से हमने दो शिकार साध लिया। पाकिस्तान आज तक सदमे में है, चाइना भी सदमे में है कि ब्रह्मास्त्र का तोड़ नहीं है हमारे पास। और एक बात बताएं कि हमारे ब्रह्मास्त्र मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाएगा इसे, चाहे वो पैट्रियट हो अमेरिका का, चाहे S-400 हो, ट्रैप नहीं कर पाएंगे ये। मुझे लगता है कि जब हमारा एक पायलट वहां पकड़ा गया था ना, अभिनंदन, अरे याद होगा आपको, एक हमारा पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया था ना, अभिनंदन को। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के। तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा कि कब छोड़ रहे हो भारत के पायलट को। उन्होंने कहा कि छोड़ेंगे थोड़ी, इसको पकड़े हैं, इसको छोड़ेंगे। कहा कि कल तक छोड़ देना, और नहीं तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये तो उधर बता दिया। और मीडिया को उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि आज रात भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अरे सुना होगा, पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत कुछ बड़ा करने का इरादा रख रहा है। और बड़ा करने का पूरा इरादा था। लगभग 4 से 5 हजार ब्रह्मास्त्र मिसाइलें हमने एकदम स्टैंड बाई मोड में रखा कि तुरंत दाग देंगे सब। और जैसे पाकिस्तान को ये पता चला, उसकी रूह कांप गई। और अगले दिन ही इमरान खान सदन में आके, अच्छा ड्रामा भी देखा होगा आपने, दुनिया भर का भाषण दे के खत्म कर लिया। लौट के जा रहे थे, अब जाने की बेला थी, तब तक फिर पलटे। उन्होंने कहा एक चीज बताना भूल गए, वही बताना था। तो फिर पलट के आके उन्होंने बताया कि एक चीज मैं कहना भूल गया कि कल भारतीय पायलट अभिनंदन को हम लोग छोड़ रहे हैं। कहना यही था, खाली ये ड्रामा दिखाना था कि मैंने हम लोगों के लिए छोटी मोटी बात है ये। तब भारत ने कहा कि सारी मिसाइलों को हाँ सीज कर लो, मैंने रोक लो। अब नहीं तो तबाही तो ये, अब वो नहीं है बेटा, थप्पड़ मारोगे तो हम थप्पड़ सहेंगे। अब तो थप्पड़ मारोगे ना तो हाथ उखाड़ लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये सबकी पॉलिसी रही है। तो ये हमारे लीडर्स वगैरह समय समय पे तमाम नेता आते गए, उनकी पॉलिसी होती गई। लेकिन भारत ने हमेशा एक अपना एक कहते हैं ना चरित्र बना लिया कि हम सॉफ्ट कंट्री हैं। जैसे आप देखते हो ना, समाज समाज में भी हम लोगों के नेचर होते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि बहुत सीधे साधे आदमी हैं, तो बहुत रिएक्ट नहीं करेंगे। और कुछ होते हैं गांवों में, शहर में ना, ताकतवर नहीं होते, बांह चढ़ाए रहते हैं। क्या है? आप जोड़ लेते हो, कुछ नहीं है भैया, वो ताकतवर नहीं है, वो लड़ने के लिए एकदम से आमादा है। ये उनका नेचर है। और ऐसे लोगों से सब लोग हाथ जोड़ के गुजर जाते हैं, भैया छोड़ो जाओ, कौन बवाल कौन करे इससे। तो भारत तो वही हो गया है कि वो सिंपल कंट्री है, साधारण देश है, रिएक्ट करता नहीं, गुस्सा करता नहीं। तो एक आध थप्पड़ अप्पड़ मार दो तो फिर होगा, क्यों चप्पड़ होगा, फिर शांत हो जाएगा। इजराइल को जरा छू के दिखाओ ना, इजराइल हमेशा बांह चढ़ाए रहता है। अगर एक बुलेट फायर किए ना तो 100 मिसाइल दागेंगे। यही करता है वो। तो बनाना पड़ता है ना, भारत अब धीरे धीरे बना रहा है अपना माहौल। अब लोग घबरा रहे हैं भारत से। बहरहाल, तो एक बात बेटा कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास अर्जित क्षेत्र होगा। अर्जित क्षेत्र माने किसी विदेशी भूभाग पे कब्जा किया हो और विधि के द्वारा हमने उसको अर्जित क्षेत्र घोषित कर लिया हो। लिखें बेटा, अनुच्छेद 2 के प्रयोग से नए राज्य की प्रवेश स्थापना तब करेंगे जब हमारे पास क्या हो बेटा? अर्जित भूभाग हो।
क्या हो बेटा? अर्जित भूभाग हो, अर्थात ऐसा विदेशी क्षेत्र जिस पर भारत ने कब्जा कर लिया हो। जैसा पानी बेटा एक गिलास लेना, जिस पे भारत ने क्या किया हो बेटा? कब्जा कर लिया हो तथा अर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया हो। अर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया हो। क्लियर है बेटा? स्पष्ट हो रहा है? लिखें, इसीलिए अनुच्छेद 2 के प्रयोग से जब नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना कराई जाती है तो दोनों में से कोई कराया जाए, प्रवेश कराया जाए चाहे स्थापना कराई जाए, तो भारत की भौगोलिक सीमा में वृद्धि होती है। भारत की भौगोलिक सीमा में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। सहमत हैं? आगे बेटा, क्लियर हो गया ना बेटा? 2 में भी वही होना है, 3 में भी वही होना है, बट अंतर दिख रहा है कि 2 के साथ अर्जित भूभाग होना चाहिए और 3 के साथ अर्जित भूभाग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मात्र आंतरिक समायोजन। क्लियर है बेटा? लिखें, वहीं अनुच्छेद 3 के प्रयोग से जब नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना कराई जाती है तो ठेठ भाषा में कहे नया राज्य बनाया जाता है तो भारत की भौगोलिक सीमा में कोई वृद्धि नहीं होती। भारत की भौगोलिक सीमा में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा? क्योंकि इसमें अर्जित क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता। लिख लें, परीक्षा कैसे कैसे हो बेटा कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसमें अर्जित क्षेत्र सम्मिलित नहीं होते, यह मात्र आंतरिक समायोजन होता है। यह मात्र केवल क्या होता है बेटा? आंतरिक समायोजन, इंटरनल एडजस्टमेंट है। ठीक है बेटा? तो फिर दूसरे से क्या लेना देना? भाई हम अपना घर गिरा के फिर से घर बनाए, क्या तकलीफ आप? हम रोज गिराए रोज बनाए, आप देख के चिढ़े कितना पैसा हो गया इसके पास, तो होगा, लेकिन आप नहीं ना कुछ ले रहे हैं। आप आपत्ति तब करिएगा जब घर गिरा के और आप में घुस के बनाने लगे। तो हम अपनी बाउंड्री है, उसके अंदर हम जो मन करे वो करें, उस किसी से क्या लेना देना। तो अनुच्छेद 3 जो है ना बेटा, इसमें विदेशी भूभाग से कोई लेना देना नहीं है, यह मात्र आंतरिक समायोजन है। क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई डाउट? सब क्लियर हुआ? 2-3 का अंतर स्पष्ट हुआ? बस एक बात ध्यान रखना, 2 का प्रयोग करेंगे सीमा बढ़ जाएगी, 3 का प्रयोग करेंगे सीमा नहीं बढ़ेगी। ये चीज अगर दिमाग में रहेगा तो आप सब समझ जाओगे। क्लियर है बेटा? अब अनुच्छेद 4, थोड़ा सा रोकिए। हमारे यहां कहा गया है कि संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना होगा तो आपको संविधान संशोधन करना होगा। बोल नहीं रहे? और यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होगा और विहित प्रक्रिया से होगा, यानी जो प्रक्रिया लिखी गई है उस प्रक्रिया से होगा। क्लियर है? अब एक बात बताइए, जब आपने आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना बढ़ाया
तो संविधान में लिखना पड़ा होगा ना कहीं। अरे जब आप तेलंगाना बनाए हो तो संविधान की किताब में कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ा होगा ना। तो वहां आपने नया राज्य का नाम लिखा ना, तो संविधान में संशोधन हुआ ना। अरे संशोधन का क्या मतलब है? कुछ नया लिख देना, कुछ काट देना, यही ना संशोधन है। तो आपने एक नया नाम लिखा ना, संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? जब आपने उत्तराखंड बनाया होगा तो संविधान में परिवर्तन हुआ होगा ना। आपने झारखंड बनाया होगा तो संविधान में परिवर्तन हुआ होगा ना। सिक्किम बनाया तो परिवर्तन हुआ होगा ना। 368 का प्रयोग किया होगा ना। नहीं किया, नहीं किया। तो थोड़ा सुन लो कि ये क्या माजरा है। हमारे संविधान में दो प्रकार से संशोधन होते हैं। एक वह जहां अनुच्छेद में ही लिखा है ऐसा कर सकते हो। अरे भैया यहां तो 2 और 3 में खुद ही लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो जहां लिखा है ऐसा कर सकते हो, वहां 368 की आवश्यकता नहीं है। जहां नहीं कुछ लिखा है वहां कर सकते हो। इसीलिए कहा गया कि अनुच्छेद 2, 4 में सिर्फ एक ही चीज लिखी है बेटा, ध्यान से सुनो। 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रयोग से जब नए राज्यों की प्रवेश स्थापना कराई जाएगी, यह अनुच्छेद 368 से संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब 368 वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी है। बस इतनी सी बात है। 4 सिर्फ जस्टिफाई कर देता है कि यह काम अनुच्छेद 2 और 3 खुद ही करने में सक्षम है। जब अनुच्छेद खुद करने में सक्षम न हो तब ब्रह्मास्त्र उठाया जाता है। ऐसे हर जगह ब्रह्मास्त्र चला दोगे तो अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नया राज्य बना सकते हो, अनुच्छेद 3 कह रहा है नया राज्य बना सकते हो, तो फिर 368 की क्या जरूरत है? 368 का प्रयोग वहां करना पड़ेगा जहां संविधान चुप है, कुछ वहां पे दिख नहीं रहा है। तो क्लियर है बेटा? ये बस है 4 में, अनुच्छेद 4। हाँ लिखे, अनुच्छेद 2 तथा 3 के माध्यम से जब नए राज्यों की प्रवेश स्थापना कराई जाएगी तो इसे अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा अगर माना ही जाए तो कौन सी आफत है? तो प्रक्रिया बदल जाएगी, तब प्रक्रिया 368 वाली अपनानी पड़ेगी। अभी 368 की प्रक्रिया आपने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि हर चीज सही वक्त पे ही ठीक लगेगी। क्लियर बेटा? 368 की प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया बहुत साधारण है। जिसका मतलब यह है कि नए राज्यों का प्रवेश साधारण बहुमत से किया जा सकता है, इसमें 3/5 की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो और आफत है, या तो जब चाहे तब प्रदेशों को तहस नहस कर दें। हाँ इसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं कि जब आपको नया राज्य बनाना होगा किसी बने बनाए राज्य से, तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी और संबंधित राज्य की राय लेनी होगी। अब ये तो नहीं कहा गया है कि उनकी राय क्या होगी तो क्या करेंगे और क्या होगी तो क्या नहीं करेंगे। राय लेनी है, हाँ कहोगे तो भी बनाएंगे, ना कहोगे तो भी बनाएंगे। पूछ पूछ के थोड़ी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर को तोड़ के लद्दाख बना दिया, उनसे पूछ के बनाए। हम तुमसे काहे पूछे भाई तुम कौन हो? यह राज्य कुछ नहीं है, अभी आपने पढ़ा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, आपसे हम पूछेंगे ही नहीं। क्लियर है बेटा? और यही तो खूबसूरती है कि ज्यादा ऐठन दिखाओगे तो ठीक कर देंगे। ये हमारे संविधान की बेटा खूबसूरती है। क्लियर है? तो मुझे लगता है एकदम क्लियर हुआ होगा अनुच्छेद 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है ना? हाँ देखो एक चूक हुई है उसको ठीक कर लो। जैसे 2 के प्रयोग से भी हमने राज्य बनाया है, चर्चा हुई थी आपसे। तो क्या क्या बनाया बेटा? सिक्किम बना दिया, गोवा बना दिया,
पांडिचेरी बना दिया, दमन दीव बना दिया, तो ये सब कैसे बना दिया? 2 का प्रयोग किया। और 3 के प्रयोग से, अरे ये तो वही दिख ही रहा है भाई, उत्तराखंड आपने बना दिया, छत्तीसगढ़ आपने बना दिया, झारखंड बना दिया, अभी हाल में तेलंगाना बना दिया। कल को पूछेगा कि तेलंगाना के राज्य की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद से की गई? 3 से की गई। सिक्किम राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद से की गई? 2 से की गई। इसमें कौन सा बवाल है? जब मामला क्लियर है तो हम तो बता ही देंगे। अभी एक मुद्दा बेटा रह गया है जिसपे हम थोड़ा सा बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, वो ये कि राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है बेटा, एक नोट बना लो और हेडिंग बना लो, कल के लेक्चर में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन। यानी एक बात तो तय है कि आज जो राज्यों का फॉर्मेट आपको दिखता है वो फॉर्मेट शुरू से नहीं था। कल को यही पूछेगा कि वर्तमान राज्यों का जो कैटेगराइजेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ये कब किया गया? यानी आज की डेट में राज्यों की 2 श्रेणियां हैं ना, एक को हम लोग राज्य कहते हैं, एक को संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं या संघ शासित क्षेत्र कहते हैं। ये कब से बनाया गया? 26 जनवरी 1950? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बनाया गया 1956 से। क्लियर है बेटा? तो अब ये सब थोड़ा समझना पड़ेगा ना बेटा कि शुरू से क्या था, काहे ये सब हो गया, कैसे कैसे हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक चीज बताओ, बार बार आपसे पूछा गया है ना कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन? अरे न जाने कई बार पूछा गया है भैया। तो जब तक राज्य पुनर्गठन नहीं पढ़ोगे, अब ये तो जरूरी नहीं कि अगली बार फिर वही पूछे, कुछ और पूछेगा। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सी पेच है बेटा। जेवीपी आयोग का संबंध किससे था? क्यों ना पूछे। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? क्यों ना पूछे। तो अब पूरा डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आंध्र प्रदेश के गठन का संबंध निम्न में से किस नेता से है? अब पता है तब ना बेटा, नहीं तो विकल्प में 4 ठो दे देगा अंड बंड नाम, तो आप कैसे बता पाओगे? तो थोड़ा सा हम लोग अगले लेक्चर में इसको समझ लेंगे, फिर हम लोग भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा भाग 2, आजकल सब महत्वपूर्ण है, और जिसको हम लोग कहते हैं नागरिकता। तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागरिकता क्या है। हम लोग भारत के नागरिक हैं तो काहे हैं? भारत के नागरिक हो ना, फॉर्म में एकदम जोरदार ढंग से लिखते हो कि हाँ भारत के नागरिक हैं। कैसे हो? एक ने कहा हमारे माँ बाप यहीं, ऐसा लिखा है क्या संविधान में? अरे हमारे माँ बाप यहीं पैदा हुए तो हम भारत के नागरिक हैं, ऐसा है? तो देखेंगे, अगर ऐसा है तो सोनिया गांधी कैसे हो गई नागरिक? तो एक ने कहा फिर वैसा भी होगा। तो यही समझेंगे कैसा कैसा है ना, सब समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज यहीं तक, कल मिलते हैं बेटा, बात करते हैं।